अंतःस्रावी ग्रंथियों के नेक्स्ट पार्ट में हम बात करते हैं पीयूष ग्रंथि या पिट्यूटरी ग्रंथि। इससे पहले हमने अग्नाशय ग्रंथि के बारे में बात की थी और वहाँ पर हमने इंसुलिन हार्मोन वगैरह उनके बारे में अध्ययन किया था। तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखते हैं कि पीयूष ग्रंथि या पिट्यूटरी ग्रंथि होती क्या है, इसके अंतर्गत अपन क्या पढ़ने वाले हैं, सारी चीज़ें यहाँ पर अपन देखेंगे। इससे पहले हमने जो अग्नाशय ग्रंथि पढ़ी थी, उस अग्नाशय ग्रंथि को अपन मिश्रित ग्रंथि वगैरह भी कहते हैं। वहाँ से कौन कौन से हार्मोन निकलते हैं, इंसुलिन हार्मोन निकलता है, उसकी कमी से होने वाला रोग, वो सारी चीज़ें अपन ने वहाँ पर लास्ट वीडियो में अच्छे से क्लियर की। अब जो पीयूष ग्रंथि है या पिट्यूटरी जो ग्रंथि है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, और अगर ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई तो पीयूष ग्रंथि या पिट्यूटरी से अपन के कोई भी क्वेश्चन आपसे बाहर नहीं पूछा जाएगा। सारे के सारे क्वेश्चन आप यहाँ से क्लियर कर सकते हो। तो देखना, पीयूष या पिट्यूटरी जो ग्रंथि है उसको मुख्य रूप से अपन दो पार्टों में बांटते हैं। एक तो कहलाती है अग्रपाली, दो भागों में बांटते हैं। एक तो कहलाती है अग्रपाली और एक कहलाती है पश्चपाली। एक तो अग्रपाली है, पश्चपाली। अग्रपाली से 5 हार्मोन निकलते हैं, मुख्यतः कितने हार्मोन निकलते हैं? 5। और पश्चपाली से मुख्यतः 2 जो अपने को पढ़ने होते हैं। अग्रपाली में जो हार्मोन जो स्रावित होते हैं वो होते हैं प्रोलैक्टिन हार्मोन। पहला कौन सा है? प्रोलैक्टिन हार्मोन। दूसरा है ग्रोथ हार्मोन। तीसरा है TSH। अगला है FSH और पांचवा है LH। प्रोलैक्टिन, ग्रोथ, TSH, FSH और LH सबके बारे में अपन क्रम से पढ़ेंगे, तो ये अभी ज़्यादा दिमाग मत लगाना क्या है क्या नहीं है। इसके बाद में हम देखते हैं पश्चपाली से 2 हार्मोन है मुख्य रूप से, ऑक्सीटोसिन हार्मोन और एक वैसोप्रेसिन हार्मोन, या फिर अपन इसी को नाम देते हैं ADH हार्मोन। अब हम जब बात करते हैं प्रारंभ से लेकर के, शुरू से लेकर के कि ये कौन कौन से हार्मोन होते हैं, कैसे कैसे इनके कार्य क्या है, ये सारी चीज़ें जब अपन देखते हैं यहाँ पर, सबसे पहले अपन बात करते हैं प्रोलैक्टिन हार्मोन। अब जो प्रोलैक्टिन जो हार्मोन है इसका जो मुख्य कार्य क्या है कि जब माता जब गर्भ से होती है तो उस माता के जो स्तन होते हैं उन स्तनों में दुग्ध निर्माण का कार्य करता है। तो स्तनों में दुग्ध निर्माण का काम कौन करता है? प्रोलैक्टिन हार्मोन, मिल्क फॉर्मेशन। तो प्रोलैक्टिन हार्मोन ये मदर्स के ब्रेस्ट है, इसमें ये मिल्क, तो मिल्क फॉर्मेशन हार्मोन। तो दुग्ध निर्माण कौन करता है? प्रोलैक्टिन हार्मोन। यह हार्मोन गर्भावस्था के बाद माता के स्तनों में दूध का निर्माण करता है, इसलिए इसे दुग्ध निर्माण हार्मोन कहते हैं। इंपॉर्टेंट है प्रोलैक्टिन, दुग्ध निर्माण हार्मोन। सीधे सीधे आप याद कर सकते हो प्रोलैक्टिन का मतलब क्या है? दुग्ध निर्माण हार्मोन, कि दूध का निर्माण करने वाला हार्मोन, माता के स्तनों में दूध का निर्माण करने वाला हार्मोन कौन सा है? प्रोलैक्टिन हार्मोन। फर्स्ट हो गया। अब इसके बाद अपन देख लेते हैं ऑक्सीटोसिन हार्मोन। इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है सारे के सारे। ऑक्सीटोसिन हार्मोन की अगर अपन बात करें तो जो प्रोलैक्टिन हार्मोन है ये तो क्या करेगा? दूध का निर्माण करेगा माता के स्तनों में, और जो ऑक्सीटोसिन जो हार्मोन है इस दूध का स्त्रवण करवाता है। स्त्रवण का मतलब होता है बाहर निकालना। तो माता के क्या है? ये ब्रेस्ट है, और सिक्रेशन मतलब स्त्रवण, तो मिल्क सिक्रेशन हार्मोन, दूध स्त्रवण हार्मोन। तो इसके बारे में क्या क्या चीज़ है? तो सिंपल सी, सबसे पहले एक तो ये है कि दूध का स्त्रवण करवाने के लिए कौन सा हार्मोन जिम्मेदार होता है? ऑक्सीटोसिन हार्मोन। देखो समझना, गर्भावस्था के बाद यह हार्मोन दूध को बाहर निकालता है, इसलिए इसे दुग्ध स्रावी हार्मोन भी कहते हैं। तो गर्भावस्था के बाद यह हार्मोन कौन सा? ऑक्सीटोसिन हार्मोन दूध को क्या करता है? बाहर निकालता है, इसलिए इसे दुग्ध स्रावी हार्मोन भी कहते हैं। अगला दुग्ध स्रावी, हम जानते हैं कि जो गाय भैंस वगैरह जो होती है कई बार दूध नहीं देती, तो अपन क्या लगाते हैं? इनमें इंजेक्शन लगाते हैं, और जो इंजेक्शन होता है वो होता है ऑक्सीटोसिन हार्मोन। उस इंजेक्शन में क्या होता है? ऑक्सीटोसिन हार्मोन। तो जो मवेशियों से अधिक दूध प्राप्त करने के लिए इस हार्मोन के इंजेक्शन लगाए जाते हैं, और जब इस हार्मोन के इंजेक्शन लगाए जाते हैं तो जब अपन इस दूध को पीते हैं तो अपने में डिप्रेशन या कैंसर होने का खतरा अधिक हो जाता है।
तो मवेशियों से अधिक दूध प्राप्त करने के लिए इस हार्मोन के इंजेक्शन लगाए जाते हैं, जिससे कैंसर या डिप्रेशन होने का खतरा होता है। अगला ऑक्सीटोसिन हार्मोन क्या काम करता है? ये जो ऑक्सीटोसिन हार्मोन है ये भावुकता के लिए जाना जाता है कि जब आदमी भावुक होता है तो कौन सा हार्मोन निकलता है? ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन हार्मोन जब निकलता है तो आदमी क्या होता है? भावुक होता है। तो यह हार्मोन भावुकता के लिए जिम्मेदार होता है, इसलिए इसे लविंग हार्मोन कहते हैं। जब किसी के लिए प्रति अपने को प्यार आता है तो अपन क्या होता है? उसके प्रति भावुक हो जाते हैं, इसलिए इसको अपन क्या कहते हैं? लविंग हार्मोन भी कहते हैं। तो ऑक्सीटोसिन हार्मोन क्या है? लविंग हार्मोन। और फलों को पकाने के लिए, फलों को जल्दी पकाने के लिए भी ऑक्सीटोसिन हार्मोन का क्या किया जाता है? उपयोग किया जाता है। तो फलों को जल्दी पकाने के लिए इस हार्मोन का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ तक अपन ने देखा कि प्रोलैक्टिन हार्मोन मिल्क फॉर्मेशन हार्मोन होता है, दूध का निर्माण करता है जब माता जब गर्भ से होती है। उसके बाद में जो ऑक्सीटोसिन हार्मोन होता है ये दूध को बाहर निकालता है। जब माता जब बच्चे को जन्म देती है तो उसके बाद में दूध को क्या करता है? बाहर निकालता है, उसमें सहायक होता है, इसलिए मिल्क सिक्रेशन हार्मोन कहलाता है। मवेशियों से अधिक दूध प्राप्त करने के लिए इस हार्मोन का यूज किया जाता है। इसके बाद में ये भावुकता के लिए जिम्मेदार होता है, इसलिए इसे लविंग हार्मोन भी कहते हैं। और लास्ट है अपने इसको फलों को जल्दी पकाने के लिए भी इसका यूज किया जाता है। लास्ट एंड इम्पोर्टेंट है अपने पास ऑक्सीटोसिन हार्मोन का ही एक यूज है, वो है कि जब माता जब गर्भ से होती है और उसका टाइम पीरियड जब पूरा हो जाता है तो जब बच्चा जन्म लेता है तो जन्म लेते समय जो उसका गर्भाशय है वो संकुचित होता है, दबता है। और जब संकुचित होगा, दबेगा तभी तो बच्चा बाहर आएगा। और उसको संकुचित करने के लिए जिम्मेदार कौन सा हार्मोन होता है? वो होता है ऑक्सीटोसिन हार्मोन। तो ये गर्भाशय है, ये बच्चा है, जब एक दबाव पड़ेगा इसके ऊपर तो बच्चा क्या आएगा? धीरे धीरे नीचे आएगा, इसलिए से कहते हैं चाइल्ड बर्थ होगा आराम से। तो यह हार्मोन गर्भाशय में संकुचन करके प्रसव में सहायक होता है, इसलिए इसे प्रसव हार्मोन भी कहते हैं। इसलिए इसे क्या कहते हैं? हम प्रसव हार्मोन भी कहते हैं। तो यहाँ तक अपन ने इतनी सारी चीजें देखी, लेकिन आपको लगा नहीं होगा कि यार कितना हार्ड भी है, तो आप आराम से याद कर सकते हो। अग्रपाली से प्रोलैक्टिन, ग्रोथ, TSH, FSH, LH, ऑक्सीटोसिन, पश्चपाली से वेसोप्रेन हार्मोन या ADH हार्मोन। तो सारी चीजें अपन ने दो हार्मोनों के बारे में जानकारी प्राप्त की, प्रोलैक्टिन हार्मोन और ऑक्सीटोसिन हार्मोन। तो ऑक्सीटोसिन हार्मोन हो गया और प्रोलैक्टिन हार्मोन। अब ग्रोथ हार्मोन और वेसोप्रेन हार्मोन के बारे में अब देखते हैं कि आगे किस तरीके से काम आते हैं। अब बात करते हैं तीसरे हार्मोन्स की, और वो है वेसोप्रेसिन हार्मोन। वेसोप्रेसिन हार्मोन या फिर इसको अपन एक और नाम देते हैं ADH। क्या नाम देते हैं अपन? ADH। और हम ये अच्छे से जानते हैं ये भी अपने कहाँ से निकलता है? अग्रपाली से निकलता है, सॉरी पश्चपाली से निकलता है। अबे होता क्या है? अगर इसकी कमी हो जाए, अधिकता हो जाए तो क्या रोग हो सकता है? तो सबसे पहले वेसोप्रेसिन हार्मोन या ADH हार्मोन, इसके बारे में जब अपन अध्ययन करते हैं तो थोड़ा सा एक डायग्राम है वो ध्यान से समझना। इस डायग्राम से आप सब सारी चीजें आप यहाँ से क्लियर हो जाएंगे इस डायग्राम से। और ये जो भी मैंने लिखा है आप बिना लिखे इस डायग्राम से आप सारी चीजें आप समझ सकते हो। तो देखना, ये है हमारे रेड कलर में रक्त नलिका। रेड कलर में क्या है? रक्त नलिका। और हम अच्छे से जानते हैं कि रक्त नलिका में क्या होता है? रक्त होगा, ब्लड होगा। होता क्या है कि अपन जब पानी पीते हैं तो वो मैक्सिमम जो पानी होता है वो हमारा ब्लड से छन करके कहाँ चला जाता है? किडनी में चला जाता है, और किडनी में यूरिन बना लेता है, मूत्र बना लेता है। अब प्रॉब्लम ये हो जाती है, अगर ये जो पानी जाता है ये बहुत अधिक मात्रा में जाता है, और ऐसे ही अगर पानी अगर शरीर से बाहर जाएगा मूत्र के माध्यम से तो हमारे शरीर में पानी की कमी हो जाएगी। तो होता क्या है कि ये जो हमारी किडनी है, इस किडनी में जो जल आता है वो जल है वो लगभग 95% आता है। जल जब 95% आता है और यूरिया जो होता है वो होता है 2 से 3%, तब जाके बनता है क्या? यूरिन। लेकिन अगर इतना जल अगर हमारे यूरिन में आएगा तो अपने शरीर में पानी की कमी हो जाएगी, और जब पानी की कमी हो जाएगी तो शरीर में सूखापन वगैरह सारी चीजें आएंगी, बीमारी होगी। ये जो यूरिया है 2 से 3% ये होता है वेस्ट प्रोडक्ट, मतलब इसको हमारे को शरीर से बाहर निकालना होता है। लेकिन ये जल है 95%, अगर इतना जल अगर शरीर से बाहर निकलेगा तो हमारे शरीर के अंदर पानी की कमी हो जाएगी। इसलिए इस किडनी से
इसलिए इस किडनी से इस पानी को वापस बाहर निकाला जाता है और कहाँ पर पहुंचाया जाता है, रक्त नलिका में, मतलब रक्त के पास पहुंचाया जाता है। तो इस किडनी में जो 95% जो जल होता है उससे लगभग 10 से 15% जल को वापस किडनी से रक्त नलिका में पहुंचा दिया जाता है। पहुंचेगा कैसे? वही एक गाड़ी है, ये गाड़ी कहती है मैं किडनी से कहाँ जा रही हूँ, रक्त नलिका के पास, जिसको चलना है वो मेरे ऊपर आके क्या हो जाओ, बैठ जाओ। जल देखता है यहाँ पर जा रहा है तो कम, यहाँ से जो 95% जल है वहां से 10 से 15% जल इसके ऊपर आता है और गाड़ी कहाँ लेके जाती है उसको, रक्त नलिका में, और उस जल को कहाँ छोड़ देती है वो, रक्त नलिका में। अब होता क्या है हम अच्छे से जानते हैं, एक चीज समझना यहाँ पर, ये हमारे रक्त नलिका है और इस रक्त नलिका में जो रक्त होता है, ये रक्त क्या करता है, इन दीवारों पर दाब डालता है और जब दाब डालता है इसी को अपन कहते हैं रक्त दाब, ब्लड प्रेशर, बीपी। अब तुम बताओ, पहले जो रक्त था वो सपोज करो 1 लीटर था, जैसे ही किडनी से वापस जल आया इसमें तो कुछ ना कुछ जल होगा और सपोज करो जल हो गया 200 ग्राम। तो बताओ अब ब्लड के साथ में कौन मिल गया, जल मिल गया, और जब ब्लड के साथ में जल मिलेगा तो ब्लड तो है ही है और रक्त जल और आ गया। अब क्या होगा, ब्लड ज्यादा हो जाएगा, क्यों? क्योंकि पानी की मात्रा अधिक हो गई, और जब पानी की मात्रा अधिक होगी तो ब्लड क्या हो जाएगा, ज्यादा, इसलिए इसकी दीवारों पर भी बल कैसा लगेगा, ज्यादा। जैसे ही जल इसमें आएगा तो ब्लड कैसा हो गया बताओ, ज्यादा, और ब्लड ज्यादा होगा तो बीपी भी कैसा हो जाएगा, हाई। तो ये क्वेश्चन तो यहीं से निकल के आता है। तो एक और चीज अभी नहीं बताई मैंने, वो देखना, ये जो गाड़ी किडनी से जल को रक्त नलिका तक लेके गई थी, इस गाड़ी का ही नाम होता है वैसोप्रेसिन हार्मोन। इस गाड़ी का ही नाम क्या है, वैसोप्रेसिन हार्मोन। तो सबसे पहले एक क्वेश्चन बनता है कि वैसोप्रेसिन हार्मोन का क्या कार्य होता है, किडनी से जल को रक्त में लाने का कार्य कौन करता है, वैसोप्रेसिन हार्मोन। अब एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अगर वैसोप्रेसिन हार्मोन या एडीएच की अधिकता हो जाए तो क्या होगा, जब ब्लड बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा, बीपी हाई। तो बीपी हाई इसी के कारण होता है। चलो और देखते हैं। अब 2 चीजें होती हैं, अगर एडीएच की मात्रा अधिक हो जाए और अगर एडीएच की मात्रा कम हो जाए तो क्या स्थितियां होती हैं। अब देखने के बाद, अगर एडीएच वैसोप्रेसिन हार्मोन या एडीएच अगर ज्यादा हो जाएगा मतलब गाड़ियों की संख्या कैसी हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। अगर गाड़ियों की संख्या ज्यादा हो जाएगी तो पानी को ज्यादा से ज्यादा क्या करेंगे, बाहर निकालेंगे, कहाँ से, किडनी से। और अगर किडनी से ज्यादा पानी को बाहर निकालेंगे, बताओ यूरिन में पानी की मात्रा कैसे हो जाएगी, जैसे कम हो जाएगी। तो एडीएच हार्मोन की अधिकता के कारण यूरिन में पानी की मात्रा कम। अब बताओ यूरिन में पानी की मात्रा कम हो जाएगी तो आपको जो मूत्र है वो जल्दी आएगा, आराम से आएगा, क्यों, क्योंकि पानी था उसमें वो तो निकल गया, यूरिन की मात्रा भी क्या हो जाएगी, कम। अब बताओ आप मूत्र त्यागने जल्दी जाओगे या आराम से जाओगे, सर आराम से, तो मूत्र त्यागने की संख्या भी क्या हो जाएगी, कम, क्योंकि उसमें जो पानी की मात्रा है वो तो वैसोप्रेसिन जो अधिक है एडीएच हार्मोन उसकी अधिकता के कारण वो क्या हो गया, बाहर हो गया। इसी कारण या फिर इसी तरीके से अपन देखेंगे, अगर एडीएच हार्मोन अगर कम हो जाए, अगर मान के चलो एडीएच हार्मोन कम हो जाए, पहले 10 गाड़ी थी अब 5 हो गई, तो बताओ पानी को ज्यादा ले पाएंगे क्या, नहीं। तो जब पानी को नहीं ले पाएंगे तो बताओ यूरिन में पानी की मात्रा कैसे हो जाएगी, सर अधिक हो जाएगी, ठीक है। यूरिन में जब पानी की मात्रा अधिक हो जाएगी, बताओ जो मूत्र है उसकी क्वांटिटी बढ़ेगी या कम होगी, सर वो बढ़ेगी। तो इस बढ़ने को अपन कहते हैं डायूरिया। इंपॉर्टेंट है, डायूरिया क्या होता है, मूत्र का दोगुना होना। डायूरिया क्या होता है, मूत्र का दोगुना होना। तो दोगुना मूत्र होना डायूरिया कहलाता है। अब बताओ आप मूत्र त्यागने अधिक बार जाओगे या कम से कम जाओगे, सर मूत्र त्यागने की संख्या क्या हो जाएगी, अपने आप ही अधिक हो जाएगी। तो अब यहाँ तक अपन ने देखा वैसोप्रेसिन वगैरह क्या काम करता है, सारी चीजें। अब देखो एक नोट है छोटा सा, ध्यान से समझना, अगर आपके शरीर में वैसोप्रेसिन हार्मोन है, तो बताओ क्या यूरिन की मात्रा ज्यादा होगी क्या, सर नहीं होगी। तो वही देखा मैंने, देखो ध्यान से समझना इसको, जब तक यह हार्मोन होगा हमारे शरीर में, जब तक एडीएच होगा मतलब है अधिक है, तो डायूरिया नहीं होगा। सही बात है, यूरिन कम होगा और यूरिन कम होगा तो डायूरिया भी नहीं होगा। अगर जब तक हमारे शरीर
एंटी डायूरिक हार्मोन भी कहते हैं। अतः इसे एंटी डायूरिक हार्मोन भी कहते हैं। डायूरिक का मतलब एक शब्द होता है डायूरिया। डायूरिया का मतलब होता है ज्यादा मूत्र आना। डायूरिया का मतलब क्या होता है? ज्यादा मूत्र आना। डायूरिया ज्यादा मूत्र आना। और एंटी मतलब ज्यादा मूत्र आने का विपरीत, उल्टा। सही बात है। अगर ये एंटी हार्मोन है तो ज्यादा मूत्र नहीं आएगा, इसलिए इसे एंटी डायूरिक हार्मोन कहते हैं। तो एंटी डायूरिटिक हार्मोन, इसलिए इसे अपन कहते हैं ADH। अब ये सब ADH तो आप समझ पा गए। वैसोप्रेसिन क्या है? वैसोप्रेसिन का मतलब क्या है कि जब ब्लड प्रेशर बढ़ता है उसी को अपन क्या कहते हैं? वैसोप्रेसिन कहते हैं। तो जब जल आएगा, ब्लड की मात्रा बढ़ेगी, ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, इसी को अपन क्या कहते हैं? वैसोप्रेसिन कहते हैं। कि जल की अधिकता के कारण ब्लड प्रेशर का बढ़ना क्या कहलाता है? वैसोप्रेसिन। और वो इसके कारण होता है, इसलिए अपन क्या कहते हैं? वैसोप्रेसिन हार्मोन या ADH हार्मोन। अब इसके थोड़े क्या आते हैं, 2-3 एक वो देख लेते हैं। यह हार्मोन यूरिन से जल को रक्त में ले जाता है। यह हार्मोन यूरिन से जल को रक्त में ले जाता है, जिससे बीपी बढ़ जाता है, जिससे बीपी बढ़ जाता है। अतः इसे वैसोप्रेसिन हार्मोन कहते हैं। क्लियर होगा मेरे हिसाब से? दोबारा पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। इस हार्मोन की कमी से डायूरिया मतलब मूत्र की अधिकता, ज्यादा मूत्र आना, डायूरिया हो जाता है। इसलिए इसे एंटी डायूरिटिक हार्मोन या ADH कहते हैं। ये ADH कहते हैं। और हम अच्छे से जानते हैं जो रेगिस्तान में जो जानवर होते हैं, अब एक बात ना, जो रेगिस्तान में जो जानवर होते हैं, अगर मान के चलो उनमें अगर मूत्र में अगर जल की मात्रा अधिक है तो उनको तो हर 1-2 घंटे में क्या करना पड़ेगा? पानी पीना पड़ेगा, जैसे मनुष्य पीता है। लेकिन नहीं, अपन अच्छे से जानते हैं जो ऊंट होता है रेगिस्तान का जहाज कहते हैं, क्योंकि कई दिनों तक वो प्यासा रह सकता है। प्यासा क्या? पानी की उसके अंदर पूर्ति रहती है। और उसका जो मल होता है, उसका जो अपशिष्ट होता है वो गाढ़ा होता है। गाढ़े का मतलब है कठोर होता है, ठोस होता है। इसका मतलब उसमें पानी की मात्रा क्या होगी? कम होगी। क्यों होगी कम? क्योंकि उसके यूरिन में पानी की मात्रा कम है, क्योंकि उसके अंदर वैसोप्रेसिन कम आ जाता है। भाई ज्यादा होगा तभी तो ये पानी को ज्यादा खींच पाएगा। इसलिए रेगिस्तानी जानवरों में यह बहुत अधिक पाया जाता है। कौन? वैसोप्रेसिन हार्मोन या ADH। अब सर ये होता क्यों है? ये इसकी कमी होती क्यों है? ये वैसोप्रेसिन हार्मोन की कमी क्यों होती है? क्योंकि अपन अगर ज्यादा से ज्यादा चाय पियेंगे, कॉफी पीते हैं, अगर अल्कोहल वगैरह पीते हैं तो क्या होता है? तो हमारे अंदर जो ADH है ये कम बनेगा। और अगर ADH कम हो जाता है, कम बन जाता है, तो मूत्र त्यागने की संख्या क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। अब एक इसका एग्जाम्पल है, जैसे अपन कई बार पढ़ाई करते करते बोर हो जाते हैं, तो होता क्या है? अपन चाय पीने जाते हैं, कॉफी पीने जाते हैं, तो उससे एक चीज होती है, वो हमारे शरीर में वैसोप्रेसिन को क्या कर देता है? कम कर देता है। और जब आप अधिक मात्रा में जब ये सारी चीजें पियोगे तो आप बार बार भी कहाँ जाओगे? टॉयलेट करने। बार बार कहाँ जाओगे आप? टॉयलेट करने। तो चाय, कॉफी, अल्कोहल वगैरह से क्या होती है? अपने ADH कम हो जाता है। और अगर ADH कम होगा तो यूरिन में हमारे मूत्र में अपने जल की संख्या अधिक होगी और आप बार बार मूत्र त्यागने जाओगे, मूत्र त्याग की संख्या बढ़ जाएगी। अब इसके बाद में अपना एक लास्ट है वृद्धि हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन। उसको हम देखते हैं कि वृद्धि हार्मोन क्या है और ये अगर नहीं हो तो क्या होता है, सारी चीजें। अब हमारे इसमें 4th हार्मोन है वृद्धि हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन। और ये ग्रोथ हार्मोन अपन जानते हैं पीयूष ग्रंथि या पिट्यूटरी ग्रंथि की जो अग्रपाली होती है वहां से स्रावित होता है। अब देखते हैं अपन वृद्धि हार्मोन या ग्रोथ हार्मोन। हम अच्छे से जानते हैं वृद्धि हार्मोन या ग्रोथ हार्मोन का मतलब क्या होता है कि बच्चे की लंबाई बढ़ना, कम होना, ये सारी चीजें इससे रिलेटेड है। अब इससे पहले अपन थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि अपन ने 2 नाम सुने होते हैं। एक तो होता है, कई बार अपन देखो कई बार बोल देते हैं कि लाल रक्त कोशिका, और ये होता है लाल रक्त कणिका है। तो दोनों में अंतर तो है, तभी तो नाम आया इनका, लाल रक्त कोशिका और लाल रक्त कणिका। तो होता तो कणिका है, होता तो क्या है? कणिका। अब इनमें अंतर क्या है? कार्पसल्स और सेल्स, इनमें अंतर क्या है? तो देखो कोशिकाएं जो होती हैं उनमें विभाजन होता है कि जैसे जब कोशिकाएं मरती हैं तो अपने जैसी
और बहुत सारी कोशिकाएं बना करके जाती हैं, इसलिए अपन उन्हें कहते हैं अपन कोशिकाएं। लेकिन जो कार्पसल्स होती हैं, जो कणिकाएं होती हैं, उनमें विभाजन नहीं होता। तो एक सेल ये है और इस सेल जब खत्म हो रही है तो इसमें सेल डिवीजन होता है और ये दो कोशिकाएं बनाकर जाती है। दो का मतलब मैं डिवीजन बता रहा हूँ। और एक होती है सेल या कार्पसल्स, अपन इसको कार्पसल्स को सेल भी कहते हैं, कणिका। तो इसमें सेल डिवीजन नहीं होता, इसलिए अपन इसको क्या कहते हैं, कार्पसल्स या कोशिका कणिकाएं। अब हमारी जो हड्डी होती है, ये जो ब्लैक कलर में मैंने बनाई है, ये है वास्तविक बोन, हड्डी, बोन। इसको कहते हैं अपन ऑस्टियम। अब होता क्या है कि हमारी हड्डियों की भी कोशिकाएं पाई जाती है, हड्डियों में भी क्या पाई जाती है, कोशिकाएं। और कोशिका को अपन क्या कहते हैं, साइट, और हड्डी को क्या कह रहे हैं अपन, ऑस्टियम। इसलिए हड्डियों में जो कोशिका पाई जाती है उसे कहते हैं अपन ऑस्टियोसाइट। हड्डियों की कोशिका को अपन क्या कहते हैं, ऑस्टियोसाइट। होता क्या है, जब वृद्धि हार्मोन होता है, ग्रोथ हार्मोन होता है, ये इन ऑस्टियोसाइट में, ऑस्टियोसाइट की जो कोशिकाएं होती हैं, इन कोशिकाओं में विभाजन करने लग जाता है। ग्रोथ हार्मोन या वृद्धि हार्मोन, ये ऑस्टियोसाइट की जो कोशिकाएं होती हैं, ये जो ऑस्टियोसाइट होती है, इसकी कोशिकाओं में क्या करने लग जाता है, विभाजन करने लग जाता है, जिसके कारण ये कोशिकाएं अपने आप को क्या कर देती हैं, और ज्यादा बना देती हैं। और जब अपने आप को और ज्यादा बना देंगी तो ये हड्डी की लंबाई क्या हो जाएगी, बढ़ जाती है। हड्डी की लंबाई क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो इसमें इंपॉर्टेंट यही है, ऑस्टियोसाइट। हड्डी की कोशिका क्या कहते हैं, ऑस्टियोसाइट। वृद्धि हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन क्या काम करता है, ये तो लगभग 18 से 21 वर्ष तक व्यक्ति की हाइट बढ़ती है, उसके बाद में हाइट बढ़ना क्या हो जाती है, बंद हो जाती है। तो देख लो एक बार, ग्रोथ हार्मोन हड्डियों में वृद्धि करता है क्योंकि यह ऑस्टियोसाइट में कोशिका विभाजन को बढ़ा देता है, क्योंकि यह ऑस्टियोसाइट में कोशिका विभाजन को बढ़ा देता है। इसके बाद में है अपने, इस हार्मोन की कमी से बोनापन और अधिकता से भीमकायता हो जाती है। इस हार्मोन की कमी से बोनापन और अधिकता से भीमकायता हो जाती है। तो ये हमने वृद्धि हार्मोन या ग्रोथ हार्मोन के बारे में पढ़ा। अब हमारे यहाँ पर अपन ने देखे थे 3 रह गए और अपन ने 4 पढ़ लिए। तो प्रोलैक्टिन हार्मोन पढ़ लिया, ऑक्सीटोसिन हार्मोन पढ़ लिया, वेसोप्रेसिन हार्मोन पढ़ लिया और एक ग्रोथ हार्मोन पढ़ लिया। अब अपने थे TSH, FSH और LH। अगर आपने मेरी लास्ट वीडियो देखी है तो उन लास्ट वीडियो में नर जनन तंत्र और मादा जनन तंत्र में जब अपन ने पढ़ा था, तो मादा जनन तंत्र आपने देखा था, वहां पर अंडाशय में होने वाला परिवर्तन, गर्भाशय में होने वाला परिवर्तन कैसे होता है, वहां पर अपन ने अच्छे से FSH हार्मोन पढ़ा था और LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन FSH, ये दोनों हार्मोन अपन अच्छे से पढ़ चुके हैं। तो वो दोनों अपन ने कर लिए। अब एक हार्मोन रह जाता है TSH। TSH ये अपन पढ़ते हैं नेक्स्ट क्लास में। तो आज के लिए इतना ही। तो वीडियो थोड़ी बड़ी बनी है, लेकिन अच्छे से अगर इनको क्लियर कर लेते हो तो इसके बाहर आपके कोई क्वेश्चन नहीं जाएगा। आराम से सारे क्वेश्चन आप यहाँ से सॉल्व कर सकते हो। जितना हो सकता है मैंने डायग्राम से आपको समझाने की कोशिश की है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को देखें और समझने की कोशिश करें।